दोस्तों नमस्कार। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। भारतीय संस्कृति के अनुसार दिवाली से जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए नया साल शुरू होता है। नए बही खाता बनाए जाते हैं और पिछले साल का लेखा जोखा रखा जाता है। इसीलिए जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, अखबार हैं, टीवी डिस्कशंस हैं, उसमें आजकल एक चर्चा आम है कि आने वाला फाइनेंशियल वर्ष कैसा होगा। इसकी चर्चा आज हम करेंगे एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट को एनालाइज करके, जिसमें यह बताया गया है कि आने वाले वर्ष में दुनिया में आर्थिक स्थिति कैसे होगी और भारत पे खासकर इसका असर कैसे होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें, क्योंकि जहां पे भी फैक्ट बेस्ड एनालिसिस होता है मैं आपके सामने पूरे फैक्ट्स और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी रखता हूं, ताकि आपको जो यहां चर्चा हो रही है उस पर भरोसा हो और आप खुद अपना निर्णय ले सकें। आपके सामने फैक्ट्स रखना और उसका एनालिसिस करना, यह मेरा पहला उद्देश्य रहता है। दोस्तों, आज जिस रिपोर्ट की मैं चर्चा कर रहा हूं वो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आने वाले वर्ष में दुनिया भर में जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है, चाहे स्टॉक मार्केट है, बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, कमोडिटी मार्केट्स हैं, इन सब में क्या रहने वाला। आप इनमें से किसी में डील नहीं करते। आप एक आम आदमी हैं, या आप एक सरकारी अधिकारी हैं, या आप एक कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, एमडी हैं, आप कुछ भी हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड का इंपैक्ट आपकी लाइफ में, आपके परिवारों पे होता ही है। इसीलिए इस रिपोर्ट को देखना और समझना बहुत जरूरी है। मैं अगले 10-12 मिनट में आपको इस रिपोर्ट के जो मुख्य मुद्दे हैं वो आपके सामने रखूंगा, ताकि आप अपने लेवल पे ये डिसाइड कर सकें कि आपको क्या निर्णय लेने हैं। जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं दोस्तों, वो मैं आपके सामने रखूंगा, और सबसे चेतावनी वाली बात जो है उसमें वो ये है कि शिफ्टिंग ग्राउंड बीनीथ द काम। ऊपर से जो सब ठीक ठाक लग रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, दुनिया में कोई उथल पुथल नहीं हो रहा है, जैसे कहा जाता है ना कि तूफान से पहले की शांति, कहीं ये वो तो नहीं है। इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि तूफान अगर आएगा तो उसके क्या कारण होंगे। इसी की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं, और इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो ऊपर सतह में सब ठीक लग रहा है, कहीं अंदर ही अंदर कोई भयंकर सुनामी तो नहीं बिल्ड हो रही, और अगर है तो आपको क्या निर्णय लेने होंगे। इसीलिए ग्लोबल रिस्क और वल्नरेबिलिटी की संवेदनशीलता कहां है और किस तरह के रिस्क आपके सामने है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो एसेट वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गए हैं। मतलब अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की कीमत अगर 100 रुपए होनी चाहिए, लोग उसके 200-300 रुपए भी देने को तैयार है। ये ओवर स्ट्रेचिंग है, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये कोलैप्स होगा। और यही कारण है कि लोग स्ट्रेच होने के बाद भी कंप्लेसेंसी में हैं। अभी भी ना तो इन्वेस्टर ना ही सरकारें इस खतरे के प्रति जागरूक हैं। साफ साफ उन्होंने कहा है कि सरकारों को और इन्वेस्टर्स को, इंक्लूडिंग बैंकिंग सिस्टम, रेगुलेटर्स, इन सब को सचेत हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जब तूफान आए तो हबड़ा तबड़ी में सबको समझ ही ना आए कि अब करना क्या है और कहां चुनौतियां हैं। उसकी चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है। डिस्पाइट हाई इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी, रिस्क एसेट प्राइसेस, खासकर जो एआई सेक्टर और आईटी सेक्टर को या हाई टेक्नोलॉजी को लेकर जो बातें चल रही हैं, उन्होंने स्ट्रेच लेवल को बहुत बढ़ा दिया है। और जो रिस्क है वो कुछ खास शेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसको वो कहते हैं मैग्निफिसेंट सेवन। जो टॉप 7 अमेरिका की कंपनियां, सारी आईटी बेस्ड है, सब एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं हम खतरों के खिलाड़ी तो नहीं बन रहे, इस बात को समझना। दूसरी तरफ ट्रम्प साहब जिस तरह से इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं, सॉवरेन डेट, बहुत सारे देशों ने पॉलिटिकल रीजन से, फ्री बीज के चक्कर में, कुर्सी बचाने के चक्कर में बहुत सारा डेट ले लिया, और खासकर डेमोक्रेसीज। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो डेट है वो, और खासकर डॉलर के मुकाबले, बहुत ही ज्यादा है, और यूएस डॉलर हैज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब ये तो शुरुआत है। जिस तरह से चाइना और बाकी देश डॉलर को छोड़कर गोल्ड की तरफ जा रहे हैं,
डॉलर का डिवैल्यूएशन और होगा। आने वाले दिनों में क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक खतरे की आशंका बढ़ती जा रही। इसके अलावा जो नॉन यूएस डॉलर जो इन्वेस्टर्स हैं वो हेजिंग की तरफ जा रहे हैं और चाहते हैं कि डॉलर के खेल में वो फंस ना जाए। तो भारत सरकार और भारत में जो लोग डॉलर में डील करते हैं, एक्सपोर्टर्स वगैरह जिन्होंने डॉलर में अपनी करेंसी रखी हुई है, रिजर्व्स रखे हुए हैं, उनको एक बार सोचना चाहिए। दूसरा जो सबसे खतरनाक बात उन्होंने कही वो है राइजिंग इंटरकनेक्शन बिटवीन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। कहने का मतलब यह है कि जो बैंक्स हैं वो तो रेगुलेटेड हैं, एनबीएफसी को कौन रेगुलेट कर रहा है? वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग है। अगर आप देखेंगे भारत में भी दोस्तों, ज्यादातर जो लालच दिया जाता है वो एनबीएफसी से दिया जाता है कि आप हमसे ये प्रोडक्ट ले लो, हम आपको इतना रिटर्न दे देंगे, उतना दे देंगे। यहां पे स्ट्रेचिंग हो रही। तो कहना यह है कि भाई सबसे पहले आप इस बात को देखें कि बैंक्स और एनबीएफसी के बीच में किस तरह का अलाइनमेंट हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एनबीएफसी अगर कल को डिफॉल्ट करते हैं तो उसका असर बैंकों पे पड़े, हेज फंड्स पे पड़े, बाकी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पे पड़े। तो भारत सरकार को एनबीएफसी के जो रेगुलेशंस हैं उसको दोबारा देखना। रही बात कॉरपोरेट सेक्टर्स की, कॉरपोरेट जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ लगाए, हमारे जिस तरह से आयात बढ़ रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। लगातार जो कॉरपोरेट्स हैं, क्योंकि इनोवेशन नहीं हो रहा है, तो उनकी जो बैंकिंग कैपेबिलिटी है या प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर स्ट्रेन आ रहा है। और बहुत सारे कॉरपोरेट्स ने लोन ले लिया है, उनके जो कस्टमर्स हैं वो डिफॉल्ट कर रहे हैं। ये काफी गंभीर स्थिति है, क्योंकि इस समय हाई टैरिफ के कारण कॉरपोरेट्स का जो बिजनेस है वो स्ट्रेस में है और मार्जिन घटते जा रहे हैं। इस बात को समझना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लोन और प्राइवेट क्रेडिट मार्केट के चक्कर में उन्होंने अपने आप को फंसा दिया है, और जो उनके डाउनग्रेड्स होंगे उससे उनकी जो इंटरेस्ट कैपेबिलिटी है वो भी कम होगी, मतलब उनको ज्यादा रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ेगा। जहां तक इमर्जिंग मार्केट्स की बात है, ये एक अच्छी खबर ये है कि डॉलर से हटकर कोशिश हर देश ये कर रहा है कि वो अपनी करेंसी में ही डील करे। लेकिन जब उनकी क्रेडिट रेटिंग कमजोर है, इसका जो सीधा असर है वो इंटरेस्ट रेट पे आता है। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो उनका डेट है उसकी सस्टेनेबिलिटी पे खतरा मंडराने लगता है। आप लोन तो ले रहे हैं, उसका इंटरेस्ट रेट आपकी आमदनी से ज्यादा है, तो ये डेट ट्रैप का एक खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और जो आजकल सबसे खतरनाक काम हो रहा है वो है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को लेकर। आईएमएफ ने कहा है कि ये जो सट्टा बाजार चल रहा है, अनरेगुलेटेड मार्केट, इसके ऊपर सरकारों को बहुत ध्यान देना है। जो स्टेबल कॉइन के नाम से भी जो इन्होंने एक ये फ्रॉड मार्केट खड़ा किया गया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पर, इसको लेकर सरकार को बहुत तेजी से कानून बनाने चाहिए और जहां तक हो सके इस मार्केट को कंट्रोल करिए। क्योंकि जो लोग यहां पैसा डाल रहे हैं, कैसे वहां ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसका पैसा कहां जा रहा है, क्या लाइबिलिटीज है, किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ आपको यह बता दिया जाता है कि आज बिटकॉइन का रेट ये है, पिछले साल इतना बढ़ गया, आप इन्वेस्ट करिए, आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा। हकीकत यह है कि बाजार में भी ये बातें चल रही हैं कि अगले एक साल में बिटकॉइन 50% क्रैश करेगा। तो जो लोग आज भी क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में और धोखे में फंसते जा रहे हैं, अपनी पूंजी को बचाइए और इस माया जाल से निकल जाइए। मैं तो यही कहूंगा। और सरकार और सख्त कानून बनाए और इस तरह की बिटकॉइन या जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इसकी ट्रांजैक्शन को टेक्निकली प्रतिबंधित कर दें। क्योंकि अगर सरकार खामोश रहती है तो लोगों को मैसेज ये जाता है कि ये सब कुछ ठीक है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सरकार को सिग्नल देना बहुत जरूरी है। और जहां तक बात है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को लेकर, यहां पे बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है। और भारत के अंदर जैसा हम अक्सर बोल रहे हैं कि यहां पे जिस तरह से ट्रंप के टैरिफ के चक्कर में दुनिया का ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसका सीधा का सीधा असर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पे पड़ रहा है। तो देशों को संभलना पड़ेगा। अब भारत के लिए क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो भारत के पॉलिसी मेकर्स के लिए आरबीआई, सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री, तो जितने भी समझदार लोग हैं, बैंकों के बोर्ड, सीईओज, दुनिया भर में जो बदलाव आ रहा है इसके लिए आप सचेत हो जाइए।
आईएमएफ की रिपोर्ट का कहना बेसिकली यही है कि विजिलेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स, क्योंकि जो कैपिटल मार्केट में अगर कोई शॉक आता है, अमेरिका में कोई डिसीजन होता है, तो क्या होगा, भारत से और बाकी देशों से कैपिटल बहुत तेजी से आउटफ्लो होगा। तो ट्रिगर कैपिटल फ्लो एंड प्रेशर द रूपी। जब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और आपका आयात बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, अचानक अगर कहीं कोई यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बहुत सारा कैपिटल निकल के यूएस जाएगा। ऐसी स्थिति में रूपी डिवैल्यूएशन होगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? कौन कौन से झटके लग सकते हैं, इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मेरा ये मानना है कि जो भी टूल्स हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क में, फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन, मैक्रो प्रूडेंशियल मेजर्स एंड मैनेज एक्सेसिव वॉलिटिलिटी, इन सब के लिए आरबीआई, सेबी और भारत सरकार को तैयार हो जाना चाहिए। बैंकों को भी तैयार होना चाहिए। फोकस ऑन फिस्कल क्रेडिबिलिटी एंड डेट मैनेजमेंट। India must continue its path of fiscal consolidation to maintain investors' confidence and keep borrowing costs contained. हम फ्री बीज के चक्कर में हमारा जो बजट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसको इलेक्शन या हमेशा पॉलिटिक्स की नजर से ना देखें, क्योंकि आने वाले दिनों में अगले 4 साल बहुत खतरनाक होंगे। जब तक ट्रंप है, अगले 3.5 साल, 3.25 साल तक आपको कुछ नहीं पता क्या होने वाला। तो बेहतर यह है कि हम अपने घर को सुधारें, कंट्रोल रखें, ताकि किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पे ना आए। इसका मतलब ये है कि वी हैव टू डेवलप द लोकल करेंसी बॉन्ड्स मार्केट टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज करेंसी एंड डेट एंड इंसुलेट द मार्केट फ्रॉम ग्लोबल शॉक्स। इसीलिए मुझे लगता है कि जो भारत सरकार का जो प्रयास है कि जो इतने सारे बैंक हमने बना रखे हैं, इनको कंसोलिडेट किया जाए। 2-3 बड़े बैंक हो भारत में जिनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी हो कि वो भारत के अंदर बॉन्ड मार्केट क्रिएट कर सके, भारत की मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को फंड कर सकें, ताकि हमें फॉरेन करेंसी पे या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। ये एक सही कदम है जिसके बारे में हम आगे बात करें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो ये है कि हमें अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स को और रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो वेल कैपिटलाइज हो। जो मर्जर ऑफ बैंक है, मुझे लगता है ये उसी दिशा में एक प्रयास है और जो सही डायरेक्शन है। एनबीएफसीज पे ओवरसाइट को बढ़ाना होगा, क्योंकि वहां पे क्या चल रहा है, जिस तरह के वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, जब वो लोन देते हैं वो कहीं पर 18%, कभी 24% इंटरेस्ट मांगते हैं जो उनसे लोन लेते हैं उनसे। अगर वो ही देनदार अगर सस्टेनेबल नहीं है, उनके बिजनेस में ही अगर इतना प्रॉफिट नहीं है, तो वहां डिफॉल्ट होंगे। और एनबीएफसी के पास अपना पैसा होता नहीं, वो बैंकों से क्रेडिट लाइन लेते हैं, बैंकों का पैसा आगे देते हैं, बैंकों को 10-12% पे इंटरेस्ट देते हैं और बाजार से 20 से 24% इंटरेस्ट उठाते हैं। अगर वहां पे क्राइसिस हुआ तो कास्केडिंग इफेक्ट बैंकों पे भी पड़ेगा। ये हम पहले भी देख सके हैं। इसीलिए एनबीएफसी के ऊपर और बैंकों को बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि किस सेक्टर में एनबीएफसी पैसा दे रहे हैं और वहां की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। क्योंकि लिक्विडिटी अगर मिसमैच होता है तो ये बहुत ज्यादा कास्केडिंग इफेक्ट आएगा, और जो चेन उससे जुड़ी हुई है, एनबीएफसी से बैंक, बैंक से फिर स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट से फिर रियल एस्टेट, ये एक पूरा चेन रिएक्शन होगा जो देखने को मिलेगा। स्टेबल कॉइन रेगुलेशन बहुत जरूरी है। जैसा मैं कह चुका हूं कि प्रोएक्टिवली डेवलप ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल एसेट्स टू गार्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ करेंसी सब्स्टिट्यूशन एंड कैपिटल फ्लो वॉलेटिलिटी। भारत सरकार को ये सबसे बड़ा विलन है आज की वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट में। क्रिप्टो करेंसी पे सख्त कानून बनाएं और बहुत क्लियर मैसेज दे दें। चाहे ट्रंप साहब का पर्सनल इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसी में, वो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन के लिए इस फ्रॉड बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। भारत सरकार को बहुत क्लियरली कह देना चाहिए ये अलाउड नहीं है और ना ही हम करेंगे। एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो आरबीआई के माध्यम से रेगुलेटेड नहीं होगा, दैट विल नॉट बी अलाउड। एक मैसेज बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जितनी क्रिप्टो करेंसी है ये वो रेगुलेटरी सिस्टम से बाहर है। इसीलिए जितना क्राइम हो रहा है इस देश में, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो सब क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हो रहे हैं। तो भारत सरकार को बहुत क्लियर कर देना चाहिए कि कहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी का लेन देन अगर होगा तो उसको तुरंत रोका जाए। नहीं तो पता लगेगा कि अरबों रुपए भारत की आम जनता के क्रिप्टो करेंसी में फंस गए और अचानक ट्रंप ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया कि क्रिप्टो करेंसी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, तो अरबों डॉलर
भारत की आम जनता के डूब जाएंगे। इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जहां तक बात है भारत के बिजनेसेस की, द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेक्शन इन ओवरवैल्यूड ग्लोबल एसेट मींस फाइनेंशियल कंडीशन एंड कुड टाइटन अनएक्सपेक्टेडली। अगर अचानक क्रैश होता है वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि जिस तरह से चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, आने वाले समय में ये और इंटेंसिफाई होगा। वर्ल्ड सिचुएशन बहुत स्टेबल नहीं है जब तक ट्रंप है। ऐसी स्थिति में अगर बिजनेसेस ओवर लिवरेज हैं या उनके एसेट्स या शेयर प्राइसेस जरूरत से ज्यादा लिवरेज है, तो केयरफुल हो जाइए। इस समय टेक्निकल की जगह फंडामेंटल्स को देखने की जरूरत है। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि आप फंडामेंटल्स पे फोकस करिए। जो टेक्निकलिटीज हैं, जो ब्रोकर्स आपको टिप्स देते हैं, उससे बच के रहिए, क्योंकि ये कब हटेगा आपको नहीं पता। इसीलिए सतर्क रहिए। फोकस उन कंपनियों पे करिए जिनकी बैलेंस शीट्स हैं, जिनके पास सिक्योर फंड है और मेंटेन हेल्दी लिक्विडिटी बफर है। आप उनकी बैलेंस शीट्स देखिए, टिप्स मत देखिए। बी द कॉशियस अबाउट रिलाइंग ऑन शॉर्ट टर्म एंड वॉलेटाइल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इसीलिए इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जहां तक बात है करेंसी की और इंटरेस्ट रेट रिस्क की, जैसा मैंने कहा कि जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, भारत से अगर आउटफ्लो बहुत तेजी से होता है तो करेंसी फ्लक्चुएशन होगा। अगर आपने विदेशी मुद्रा पे लोन लिया हुआ है, आज अगर मान लीजिए डॉलर की कीमत 88 रुपीज है, 88 रुपए है, कल को अगर ये 90, 92, 95 हो जाती है, तो आपकी लाइबिलिटीज बहुत तेजी से बढ़ेगी। उसको समझ लीजिए। इसलिए हेजिंग बहुत जरूरी है और भारत सरकार को ये देखना चाहिए कि क्या हमारे स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी मार्केट्स में प्रॉपर हेजिंग टूल्स है या नहीं है। और अगर हेजिंग यहां नहीं है, तो क्या वर्ल्ड मार्केट से हम लिंक कर सकते हैं हेजिंग के लिए। ये सब सोचना होगा जब तक हमारे बाजार खुद अपने आप को तैयार नहीं कर लेते हैं। जहां तक बात है टैरिफ की और ट्रेड शिफ्ट की, जिस तरह से भारत पे टैरिफ लगा, हमने इसी महीने देखा कि हमारा एक्सपोर्ट काफी कम हो गया और इंपोर्ट बढ़ गया। $32 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट एक महीने में आ गया। कहने का मतलब क्या है, आने वाले दिनों में हमें इस बात के लिए और सोचना होगा, क्योंकि बहुत सारी जरूरतें हमारी इंटरनेशनल मार्केट में। जब तक मेक इन इंडिया को हम ऑनेस्टली स्ट्रेंथन नहीं करते, और उसके लिए इनोवेशन और रिसर्च के बगैर होगा नहीं। इसीलिए आने वाले समय में चुनौतियां हैं, और जो कंपनियां रिसर्च और इनोवेशन में काम नहीं करेंगी, ट्रेड डिपेंडेंट रहेंगी, उनके मार्जिन श्रिंक होंगे। वो सिर्फ ट्रेडर बन के रह जाएंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का सिग्निफिकेंस कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए देयर इज ए डायरेक्ट रिस्क। तो कंडक्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस। हर कंपनी से मेरा निवेदन है कि अगर आपका रॉ मटेरियल प्राइस आज मान लीजिए $2 है, कल को वो 3 हो जाता है, 3.5 होता है, 2.5 होता है, आपके बिजनेस पे क्या असर आए। आपका कंपटीशन किस रेट पे दे रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसका रियलाइजेशन क्या है। आपको अपने हर डायमेंशन की सेंसिटिविटी एनालिसिस करनी चाहिए, ताकि आप फंसे नहीं। आपका जो कॉर्पोरेट डेट है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर लीजिए, ताकि लाइबिलिटीज कम से कम हो। अगर बाजार में झटका आए तो आप फंसे ना। और रीफाइनेंसिंग के लिए आपको ऑप्शन देखने चाहिए। अगर हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन आपने लिया है, उसको कैसे कम करें, उसको कैसे पे बैक करके बेटर डील करें। अपना जो रीफाइनेंसिंग नीड्स है, उसको ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस साइक्लिकल होते हैं। कैश फ्लो किसी सीजन में बहुत तेजी से बढ़ता है और बाकी 2, 3, 4 महीने बिल्कुल कम रहता है। यह हमें समझना होगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बार बार आ रही है, वो यही कि आपका जो प्राइवेट क्रेडिट स्पेस है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, एनबीएफसीज वगैरह, उसको ध्यान से देखिए। बोरोअर शुड अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट, लेस ट्रांसपेरेंसी। ये बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियल कंपनियों के फायदे के हैं। इसमें कस्टमर का कोई फायदा नहीं होता। वो सिर्फ आपको मार्केटिंग करके, गिमिक्स दिखा के ट्रैक करते हैं। मेरा आम आदमी से और कॉर्पोरेट से, खासकर एमएसएमई से निवेदन है, इस ट्रैप में ना फंसे। इजी मनी नाम की कोई चीज नहीं होती, उसमें कोई ना कोई ट्रैप होगा जिसको आपको समझना होगा। इसीलिए कुल मिला के स्थिति यह है कि आईएमएफ की रिपोर्ट ने कहा है कि भैया जो भी हो रहा है बाजार में, इसको यह मत समझिए कि सब कुछ ठीक है। बहुत बड़ा खतरा बिल्ड हो रहा है कि आप उसके लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबलाइज करना होगा। कॉर्पोरेट्स और सरकार सबको देखना होगा। फाइनेंशियल मार्केट को डीपन करना होगा। मर्जर्स, एक्विजिशंस, रिफॉर्म्स, एनबीएफसीज पे रेगुलेशंस और बिटकॉइन जैसे फ्रॉड्स को लेकर भी सरकारों को कानून बहुत तेजी से बनाने होंगे। और एनहांस रेगुलेटरी ओवरसाइट टू नेविगेट द पोटेंशियल ग्लोबल स्टॉक। इसीलिए
जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है इस समय वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि जो अगर क्राइसिस आता है तब आपके हाथ में कुछ नहीं रहे। सरकार के ऊपर जवाबदेही बढ़ती जाएगी, ऑपोजिशन ऑल एग्रेसिव होगा, बिजनेसेस कोलैप्स हो जाएंगे। बेहतर है कि हम प्रिवेंटिव अप्रोच लें, प्रोएक्टिव अप्रोच लें और इस क्राइसिस को होने से रोकें। तो मेरा तो यही कहना है ना दोस्तों कि इंडियन बिजनेसेस मस्ट प्रायोरिटाइज फाइनेंशियल रेजिलियंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी एजिलिटी एंड फेस द अनसर्टेन ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंशियल कंडीशंस। अपने आप को तैयार करिए, सरकार के भरोसे मत रहिए, सरकार की अपनी लिमिटेशंस है। बैंकिंग सेक्टर को एनबीएफसीज के साथ कितना बना के रखना है, उनकी ओवरसाइट वो कैसे कर रहे हैं, उनको देखना है। प्राइवेट बिजनेसेस को अपना देखना है और सरकार को रेगुलेटरी एनवायरनमेंट देखना है कि अगर झटके लगे तो हम उसके लिए तैयार है या नहीं। उम्मीद है दोस्तों, ब्रीफली मैंने इस पूरी रिपोर्ट की चर्चा आपको करी और ये भी बताया कि भारत में आने वाले दिनों में किस तरह का फाइनेंशियल मार्केट्स और बैंकिंग सिस्टम्स को लेकर कमर्शियल वर्ल्ड में किस तरह के खतरे हो सकते हैं। आपको अगर ये चैनल पसंद आया है और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। इसी रिपोर्ट में कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, उसकी चर्चा भी मैं आपसे करूंगा। फिलहाल वीडियो लंबा ना करते हुए उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें अगर ज़रूरत है तो, और अपने जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको रिव्यू कर लीजिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल वंदे मातरम।